हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैग्नेट बेन्स का सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्लास है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का पेपर नंबर 3। तो अभी तक हम पेपर नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। सेम वही पैटर्न हमारा रहा है जो अभी तक हम फॉलो करते हुए आए हैं। सॉरी। तो हमने अभी तक आपके लिए सैम्पल पेपर लेके आए। आप लोग बहुत चिंता में भी रहते हैं कि कैसे हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हो, क्योंकि एक तो आप पहली बार देने भी जा रहे हैं और दूसरा टेंशन रहता है भाई बहुत ज़्यादा मार्किंग भी हार्ड होगी, सब कुछ होगा। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। पहली बात है, जहां आप घबराएंगे वहीं सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। और मैग्नेट बेन्स तो आपके साथ है ही है। आपको 100% अभी तक फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन अब आपकी पढ़ाई को हमने थोड़ा सा और आसान बनाने की सोची है। कैसे? अब हम आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आए हैं। ये जो है आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो अब ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही है, लेकिन इसको हमने और अच्छा बनाने के लिए इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे अभी हम ये सैम्पल पेपर कर रहे हैं, ठीक है, हमने टेस्ट पेपर भी किए हुए हैं, साथ ही साथ हमने सॉल्यूशंस किए हैं, एमसीक्यूज बुक किए हैं, एमसीक्यूज किए हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरीज में आपके लिए बुक लेके आ रहे हैं। जैसे हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया, तो हमारी एक बुक जो हो जाएगी वो क्या हो जाती है, आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। फिर उसके बाद हमारा, जैसे अभी हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है, अब हम आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हमारी एक बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगी। हमने एमसीक्यूज़ किए हुए हैं, एक बुक हमारी एमसीक्यूज़ बुक हो जाएगी। इस तरह अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपके लिए बुक रेडी कर दी है। अब आता है कि ये बुक आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। इसको लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। उस लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। हमारा एक टीम मेंबर आपसे इसके लिए बात करेगा। तो आप बुक प्राप्त करके भी अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो, जैसे कि हमने बताया, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के इस मैग्नेट बेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन को आज हम लेकर आए हैं। पेपर नंबर है 3। तो 2 हमने किया बहुत अच्छे। देखिए, प्रैक्टिस करते रहना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, यकीन मानो आपको रटने याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने देखिए क्या क्या कर लिया है। कोई भी सभी चैप्टर्स के हम लगभग सारे ही एलिमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एलिमेंट्स मीन्स देखिए, जैसे हमने सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया है, नहीं सॉरी एक्सप्लेनेशन किया, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया, फिर हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, एमसीक्यूज़ किए, टेस्ट पेपर किए, और अब हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमने कितनी बार एक ही चैप्टर को पढ़ लिया है। तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ चुका है। जब बैठ चुका है तो फिर अब हम जब ये सॉल्यूशंस करेंगे, यानी कि सैम्पल पेपर करेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और प्रैक्टिस देखिए, पैटर्न वही है जो सीबीएसई ने हमको दिया है, सेम उसी पैटर्न पे हम आपके लिए ला रहे हैं। तो दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि 3 घंटे का समय मिलना है। 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर है। कुछ निर्देश हैं, फटाफट इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, जब भी एग्ज़ाम पेपर में निर्देश आएंगे तो उन्हें पढ़िएगा ज़रूर। आपको पता है कि ये हमारा पेपर 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा। आ में हमारे 45 एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमको 40 क्वेश्चंस करने हैं। सभी के साथ विकल्प दिए गए हैं, मतलब जो जो निर्देश दिए गए हैं उन हर क्वेश्चंस के साथ आपको निर्देश का पालन करना है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सबका डिटेल में आंसर देना है। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। बहुत ज़रूरी है कि जो निर्देश दिए गए हैं उनको आपको पालन करना ही करना है। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब टोटल मिलाकर 18 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने हैं, यानी कि लाइन से देने हैं। हर बार मैं बोलती हूँ कि नंबर 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस एकदम सीक्वेंस में करिएगा। चलिए, अब शुरू करते हैं। खंड आ में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो अब हमारे पास एक गद्यांश आया है। गद्यांश पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और हम इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ लेंगे और फटाफट आंसर दे देंगे। अच्छा, बहुत जगह ये हमारे पास प्रश्न क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में कि गद्यांश जो है मैम हमें जल्दी से करना सिखा दीजिए। इसका कोई भी श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है।
इसको सिर्फ यही है कि आप जितनी बार गद्यांश पढ़ें, उनके आंसर्स निकालें, सॉल्व करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ यही है कि मेन खेल इसमें कंसंट्रेशन का है, आप कितनी कंसंट्रेशन के साथ गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज कुछ छात्र अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने से तात्पर्य उन छात्रों से हैं जो अपना समय, अपने माता पिता का पैसा और ज्ञान प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर खो रहे हैं। ऐसे छात्र जो समय, धन और अवसर तीनों चीज़ों से हाथ धो रहे हैं। वस्तुतः वे अपने जीवन में दुखी रहने का ही प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का सदुपयोग ही मनुष्य को सुख प्रदान करता है। आप जिस कार्य को पूरी ईमानदारी तथा लगन से करना प्रारंभ करते हैं, उनमें आपको छोटी या बड़ी सफलता अवश्य मिलती है, और जब सफलता मिलनी प्रारंभ होती है तो रुचि बढ़ने लगती है। लेकिन जब हम किसी कार्य को अनमने भाव से करते हैं तो हमें असफलता का ही सामना करना पड़ता है, जिससे अरुचि उत्पन्न होती है। तो जाहिर सी बात है, जब हम कोई काम ध्यान से नहीं करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा मन लगा कर करना है। किसी भी छात्र से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने तन, मन और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए, और इसके लिए आवश्यक है कि उसकी अध्ययन तथा खेल दोनों में ही रुचि हो। लेकिन जिन विद्यार्थियों की अध्ययन तथा खेल दोनों में ही अरुचि है, वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। खेल या अध्ययन किसी में भी रुचि ना होना विद्यार्थी के उदासीन पक्ष को उजागर करता है। जीवन में इस प्रकार का व्यवहार रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी रुचि को विकसित करे और जीवन में आगे बढ़े। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। चलिए, कुछ लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता, नहीं पढ़िए, तो और किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट होगा जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, जो आप मन लगा कर करते हैं, तो वो काम आपको करना चाहिए। चलिए, गद्यांश हो गया। आप प्रश्न देखिए क्या है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने से लेखक का क्या आश्रय है? उन छात्रों से जो अपना समय बर्बाद करते हैं, उन छात्रों से जो अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करते हैं, उन छात्रों से जो ज्ञान प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर खो देते हैं, उपरोक्त सभी। तो गद्यांश में जो हमारे पास दिया गया पैरों पे कुल्हाड़ी का तात्पर्य यहाँ पर उपरोक्त सभी से है। यही तीनों ही चीज़ें हमारे लेखक ने बताई हैं, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के अनुसार किसका उपयोग मनुष्य को सुख प्रदान करता है? किस चीज का? समय का, धन का, अवसर का, या ये सभी का? तो सही क्या है? ये सभी का। भाई, हमको अवसर मिल रहा है, धन मिल रहा है, समय मिल रहा है, तो इन सभी का हमें सही उपयोग करना चाहिए और सही समय पर, तभी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। लेखक के अनुसार किसी कार्य के प्रति हमारी रुचि का विकास कब होने लगता है? किसी भी कार्य में हमारी रुचि का विकास कब होता है? जब कार्य करने के विषय में सोचते हैं, जब सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है, जब अन्य को सफलता मिलती है, जब असफलता हाथ लगती है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है कि जब सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है तो किसी भी कार्य में हमारी रुचि का विकास हो जाता है। हाँ भाई, इंटरेस्ट होगा तो हमें जाहिर सी बात है उसमें सफलता मिलेगी और उस कार्य में हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। गद्यांश के आधार पर बताइए कि किसी भी छात्र से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। किसी भी छात्र से, कोई भी स्टूडेंट है, उसे क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं? वह परीक्षा उत्तीर्ण करे, वह समाज के लिए कार्य करे, वह अपने तन, मन और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए, वह अपने विद्यालय का नाम रोशन करे। तो उससे जो उम्मीद की जाती है वह अपने तन, मन, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि जब वो तन, मन, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएगा तो वो सर्वांगीण विकास कर सकता है। मतलब सभी क्षेत्रों में वो मन लगाकर आगे कार्य कर सकता है। विद्यार्थियों की अध्ययन तथा खेल दोनों में ही अरुचि का क्या परिणाम होता है? कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है ना खेल में होता है। जब ऐसा होता है तो उनका परिणाम क्या होता है? उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, वे निराशापूर्ण जीवन जीते हैं, उनका उदासीन पक्ष उजागर होता है, या ये सभी? तो सही ऑप्शन है उनका उदासीन पक्ष उजागर होता है, कि मतलब दिखाते हैं कि हर काम बस चलाने के लिए कर रहे हैं, वो किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं और नतीजा आगे चलकर उनको भुगतना पड़ता है। तो चलिए, ये पहला हमारा प्रश्न का गद्यांश हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 में।
इसमें भी हमारे सामने एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और इसके भी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसमें भी हमारे पास 5 प्रश्न हैं और ये 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। गद्यांश देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों के माध्यम से संचार तंत्र को विस्तार एवं व्यावसायिक गतिविधियों का प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सेलुलर फोन, वॉशिंग मशीन, कैमरा आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण ने मानव सभ्यता को नया आयाम दिया है। पर आज बड़ी संख्या में खराब होने वाली इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंबार ने ई कचरे के रूप में एक नई पर्यावरणीय समस्या को जन्म दिया है। ई कचरे से तात्पर्य उन बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है जो अपने मूल उपयोग के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते। मतलब ई कचरा वो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जितना भी प्रोडक्ट है वो सब खराब हो जाता है, तो वो कैसा है, ई कचरे का अंबार हो जाता है। मतलब आप जैसे में आपका कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप है, जब ये खराब हो जाता है तो कभी कभी इसका कोई भी रीयूज नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती तो इनका कबाड़ इकट्ठा होता चला जाता है, तो ये हो जाता है हमारा ई कचरा। ई कचरे को ई अपशिष्ट भी कहा जाता है। काफी मात्रा में भारी वस्तुएं एवं अन्य प्रदूषित पदार्थों के विद्यमान रहने के कारण ई अपशिष्ट के रूप में बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अन्य व्यर्थ घरेलू उपकरणों की अपेक्षा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कहीं अधिक नुकसानदेह होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में उपयोग आने वाले अधिकतर अवयवों में बायोडिग्रेडेबल होने की विशेषता नहीं हो पाती, मतलब जो अपने आप कंपोज हो जाते हैं वो विशेषता नहीं होती है, और ना इन्हें मिट्टी में घुल मिल जाने का ही गुण होता है। भारत सहित अन्य एशियाई देशों में पश्चिमी देशों की तुलना में ई कचरे के निस्तारण में काफी कम खर्च आता है। भारत में ई कचरे का निपटान प्रायः अनौपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में होता है। मतलब जो आपके प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं वो लोग ई कचरे को जो है लेते हैं और उसे जो है ठिकाने लगाते हैं, मतलब डिसमेंटल करते हैं। जहां पुनः उपयोग हेतु इन्हें अलग अलग किया जाता है, हमने बताया ना, डिसमेंटल करते हैं। फिर मूल्यवान वस्तुओं को चुनकर साफ करने के पश्चात इन्हें अकुशल व विषाक्त उत्पाद व्यवस्था में नष्ट करने की प्रक्रिया को से गुजारते हैं। मतलब जो आपकी काम के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं, और जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब ये काम नहीं हो सकती तो उन्हें केमिकल्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ई कचरे की समस्या को कम करने एवं इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु ग्रीन पीसी की अवधारणा पर बल दिया जाना चाहिए। ग्रीन पीसी यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, टीवी है, ये सभी चीज़ों में जो पीसी लगेगा, पीसी यानी कि जो आपका डेस्कटॉप लगता है वो क्या होगा, वो ग्रीन होगा। यानी कि जिससे, अब ग्रीन क्यों बोलेंगे, ग्रीन कलर का नहीं होगा, कहने का तात्पर्य ग्रीन पीसी से जो हम क्या कहते हैं, जो आसानी से जो है वो रिसाइकिल हो सके। ऐसे उत्पादित कंप्यूटरों में बिजली खपत कम होगी, साथ ही पर्यावरण को उतना नुकसान भी नहीं करते हैं। देश में ई कचरे को कम करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। यदि सरकार और जनता दोनों जागरूक हो जाएं तो भविष्य में ई कचरे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो अब किस तरीके से ई कचरे से छुटकारा पाने के तरीके हमें बताए गए हैं कि ग्रीन पीसी का इस्तेमाल करें, इससे हमारी एनर्जी भी वो कम लेगा और हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, और साथ ही साथ जब ये ख़राब हो जाता है तो इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास, आधुनिक मानव जीवन, ई कचरे की समस्या और निवारण, विकास की दिशा में भारत। तो हमने इस पूरे उसमें क्या पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है ई कचरे के बारे में। तो अब ई कचरा कैसे इकट्ठा हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जब विकास हो रहा है तो इनके कारण ही ई कचरा पैदा हो रहा है। तो सिंपल है, इसका हम जो देंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का
विकास, ये हमारा सही होगा। वैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे ये दोनों ही सही आ रहे हैं, लेकिन जब आप ये दोनों के बीच में अगर कंपेयर करो तो सबसे पहला जो इसमें मॉडल आ रहा है वो क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो उनका विकास हो रहा है, और विकास से जो समस्या पैदा हो रही है वो ये है। लेकिन हमने ज़्यादा बात करी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास के बारे में, और उसके बाद जो समस्या पैदा हुई थी वो ई कचरा था, इसलिए हम इसको सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। गद्यांश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में कौन सा गुण नहीं होता है? कौन सा गुण नहीं होता? मनोरंजन का, मिट्टी में घुल जाने का, सुख सुविधाएं प्रदान करने का, या इनमें से कहीं कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में जो गुण नहीं होता है वो है मिट्टी में घुल जाने का, ये मिट्टी में घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर बताइए ई कचरे को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कम खपत करनी चाहिए, कानून निर्माण करना चाहिए, जैविकीकरण करना चाहिए, या पुनर्चक्रण केंद्रों की संख्या बढ़ाना चाहिए? तो सही क्या है, वो हमें करना चाहिए, पुनर्चक्रण केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यानी कि जो भी इन ई कचरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सही तरीके से, उन केंद्रों को हमें बढ़ा देना चाहिए, जिससे इतना ई कचरा इकट्ठा नहीं होगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में ई कचरे का निपटान कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है देखते हैं। पुनरावर्तन उद्योगों में, अब फिर उसके बाद है औपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में, अनौपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में, और पुनरावर्तन क्षेत्रों में। तो सही हमारा क्या गद्यांश बताया गया है, वो है अनौपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में। ई कचरे के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु किसकी अवधारणा पर बल दिया जाना चाहिए? अब क्या है, ई कचरे का दुष्प्रभाव से बचाव हेतु, यानी कि जो दुष्प्रभाव है, इससे जो नतीजे निकलते हैं उससे बचने के लिए किस अवधारणा पे हमें बल देना है? हरित कृषि पर, सतत विकास पर, ग्रीन पीसी पर, या ये सभी पर? तो क्या बताया गया है, वो है हमें ग्रीन पीसी की अवधारणा पर बल देना चाहिए। तो चलिए, अब हमारा ये सेकंड गद्यांश भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन से हमारा शुरू हो रहा है हमारे जो व्याकरण के टॉपिक है उन पर प्रश्न है। तो पहला क्या, जो तीसरा प्रश्न है इस पर क्या आ रहा है, निम्नलिखित पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो अब क्या है, हमारा व्याकरण का जो टॉपिक है पदबंध, उसमें से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं, और ये 4 मार्क्स का हमारा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, जो लड़की पढ़ रही है वह बुद्धिमान है, डैश रेखांकित पद क्या है? अब ये क्या बुद्धिमान, वह बुद्धिमान है, वह कौन है? लड़की है। तो जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण पद। तो ये बुद्धिमान क्या है? विशेषण पद। देखिए, पद और पदबंध में फर्क होता है, एक पद होगा तो पद होगा, और कई सारे होंगे तो वो पदबंध होंगे। नेक्स्ट है, सरिता सप्ताह के अंत तक आ जाएगी, वाक्य में क्रियापद बंद है। अब कौन सा क्रियापद बंद है? सरिता सप्ताह के अंत तक या आ जाएगी? तो क्रियापद बंद हमारा होगा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो क्रिया हो रही है, आने की क्रिया हमारी हो रही है। नेक्स्ट है, कमरे में इधर उधर तक सामान बिखरा पड़ा है। अब क्या है, अंडरलाइन है इधर उधर, तो वाक्य में रेखांकित पदबंध हमें बताना है। रेखांकित पदबंध है इधर उधर। अब इधर उधर क्या है? इधर उधर जो है सामान बिखरा पड़ा है। तो अब ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है, सामने के मकान में रहने वाला नीरज कुशल चित्रकार है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? चित्रकार। चित्रकार कौन होता है? चित्रकार कौन होता है? चित्रकार होता है संज्ञा शब्द, संज्ञा पद। तो ये हमारा क्या होगा? संज्ञा पद होगा। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुशल चित्रकार है, तो चित्रकार की विशेषता कुशल बता रहा है, और नीरज क्या है? वो कुशल चित्रकार है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? चित्रकार जो है एक संज्ञा पद है। नानी कहानी सुनाती रहती है, वाक्य में संज्ञा पद बंद है। तो अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन जो हमारे पास में है वो, उसमें अगर हम देखें तो नानी और कहानी ये दोनों ही हमारे संज्ञा है। ठीक है, अब आप क्या इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों साथ तो दिए नहीं हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। अब हम किस में लगाएंगे? तो इस पूरे वाक्य में जो मेन हमारा संज्ञा है हम उस पर टिक मार्क करेंगे। तो मेन हमारी संज्ञा कौन है? नानी। तो सही हमारा क्या आएगा?
नानी। हम कहानी को हटा देंगे, कहने को तो कहानी भी है, लेकिन अब हम एक साथ दोनों में तो टिक नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो पूरे वाक्य में मेन संज्ञा है हम उस पर काम कर देंगे। तो वो हमारी कौन सी है? नानी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4 है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, उस पर हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं और ये हमारे 4 मार्क्स के हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है? जो चीजें संसार में दिखाई देती हैं वे सभी नाशवान हैं। ठीक है, तो ये हमें मिश्र लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस संसार में सभी चीजें नाशवान हैं क्योंकि वे, अब यहाँ पर पहला वाक्य पूर्ण है और ये जो अव्यय लगा है ये भी हमारा क्या है? समुच्चयबोधक समानाधिकरण अव्यय है, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जो दिखाई देने वाली चीजें संसार में हैं वे नाशवान है, ये भी एक संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट आते हैं। संसार में सभी चीजें दिखाई देती हैं इसलिए नाशवान है, ये भी नहीं सही है। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हुआ? पहला, ये हमारा मिश्र वाक्य है। जो चीजें संसार में दिखाई देती हैं वे सभी नाशवान हैं। नेक्स्ट आते हैं। मुझ अकेले को 4 गुंडों ने बहुत पीटा का संयुक्त वाक्य होगा। अब क्या है? संयुक्त वाक्य बनाना है इसका। चलिए देखें क्या है। मुझे अकेला पाकर 4 गुंडों ने पीटा, ये तो सरल वाक्य है, हम इसको कट कर देते हैं। फिर है मैं अकेला था इसलिए 4 गुंडों ने मुझे पीटा, ये मुझे संयुक्त वाक्य लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 4 गुंडों ने मुझे पीटा क्योंकि मैं अकेला था, ये भी संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा। अब देखिए ये चारों हमको सही लग रहे हैं क्योंकि ये चारों ही जो हैं वो संयुक्त वाक्य के नियमों को पूरा करते हैं। अब हमें क्या करेंगे? अब इस कंडीशन में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अब नियम क्या है? मैं अकेला था, ये वाक्य पूर्ण है, समुच्चयबोधक अव्यय है। 4 गुंडों ने मुझे पीटा क्योंकि, ये भी हमारा समुच्चयबोधक अव्यय है। मैं अकेला था, ये भी समुच्चयबोधक अव्यय है। तो जो संयुक्त वाक्य के जो नियम हैं वो सभी में फॉलो हुए हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में जो हमें करना है वो सबसे सही तरीका हमारा क्या है? देखिए इस तरीके से। 4 गुंडों ने मुझे पीटा क्योंकि मैं अकेला था। अब ये जो हमारा है, मुझ अकेले को 4 गुंडों ने पीटा, इस वाक्य को जब आप देख रहे हो तो देखिए पहली बात तो है कि ये वाक्य हिंदी के हिसाब से शुद्ध नहीं है। मुझ कोई शब्द होता नहीं, पहली चीज तो ये है, लेकिन तब भी यहाँ चूंकि हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो वो हो जाता है। अब इसको हमें क्या बनाना था? संयुक्त वाक्य बनाना था। तो सबसे पहला जो आएगा वो क्या है? वो हम क्रिया को लेकर आएंगे। पहला कार्य क्या हुआ है? मुझे पीटने का। फिर उस किस कारण से पीटा वो हम बाद में बताएंगे। तो पहला जो कार्य हुआ क्या था? 4 गुंडों ने मुझे पीटा, ये कार्य हुआ, ये आप बताना चाह रहे हैं। फिर क्यों पीटा? क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए हम इसको लगाएंगे। अब देखिए इन 2 वाक्यों में क्या था? मैं अकेला था, मैं अकेला था। मैं अकेला था पे जोर नहीं देना है। जोर किस बात पे दिया जा रहा है? वाक्य में मुझे पीटा गया है, इस बात पे जोर दिया जा रहा है। इसलिए इस क्रिया को हम पहले लाकर वाक्य बनाएंगे। तो इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया? इस वाक्य को सही किया। समझ गए ना? जैसे अभी हमने बताया था नानी कहानी 2 था तो उसमें हमने मेन संज्ञा ली थी। उसी तरीके से जब इस तरीके से कंफ्यूजन वाले वाक्य आपके सामने ऑप्शंस आ जाएं तो उस कंडीशन में जो मेन क्रिया हो रही है वो जहां जिस भी वाक्य में जोर दिया जा रहा है उस वाक्य को आप सही समझेंगे। जैसे यहाँ मैं अकेला था पे जोर दिया जा रहा था, लेकिन जोर हमें किस पे देना है? 4 गुंडों द्वारा मुझे पीटे जाने पर। तो हमने इस वाक्य को इसीलिए सही किया। ठीक, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, सरल वाक्य बनाना है। शालिनी जैसे ही आई वैसे ही मुझसे बात करके सो गई, ये एक मिश्र वाक्य है, इसको हम कट कर देते हैं। शालिनी आते ही मुझसे बात करके सो गई, ये सही लग रहा है, सरल वाक्य है। शालिनी आई इसलिए मुझसे बात करके सो गई, ये एक संयुक्त वाक्य है, नहीं। मुझसे बात करने के कारण शालिनी आकर सो गई, ये वाक्य हमें शुद्ध नहीं लग रहा है। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो गया? शालिनी आते ही मुझसे बात करके सो गई।
नेक्स्ट है बरसात के कारण सड़क पर पानी भर गया का मिश्र वाक्य होगा। अब ये जो वाक्य है इसका मिश्र वाक्य बनाना है। बरसात हुई और सड़क पर पानी भर गया, ये एक संयुक्त वाक्य है। जो पानी सड़क पर भरा वह बरसात का है। अब यहां पर कारण बरसात बताई जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा है ये पानी कौन सा है, ठीक है। तो ये वाक्य भी हमें सही नहीं लग रहा। जैसे ही बरसात हुई वैसे ही सड़क पर पानी भर गया, ये सही है। तब भी आगे बढ़ते, यद्यपि सड़क पर पानी भर गया तथापि बरसात हुई। अब देखिए यहां पर यद्यपि तथापि का हमने प्रयोग तो किया है लेकिन सही तरीके से नहीं किया, इसलिए सही हमारा यही वाला वाक्य है। जैसे ही बरसात हुई वैसे ही सड़क पर पानी भर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब इसमें हमें बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। विपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। फिर है जैसे ही विपत्ति आई वैसे ही अपनों ने साथ छोड़ दिया, ये हमें सही लग रहा है। जबकि यहाँ विपत्ति आती है तो साथ छोड़ देते हैं, ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं। विपत्ति आई और अपने चले गए, ये भी सही नहीं है। विपत्ति और अपने आते जाते रहते, ये भी सही नहीं। तो सही जो हमें लग रहा है वो है हमारा खा। जैसे ही विपत्ति आई वैसे ही अपनों ने साथ छोड़ दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक है समास, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं। तो चलिए देखिए क्या है। मृगलोचन शब्द में कौन सा समास है। मृगलोचन, मृग मतलब हिरण, लोचन मतलब आंख, यानी कि यहाँ पर जो है किसी के आंख बताए जाते, यानी कि मृग के समान लोचन हैं जिसके। इसका विग्रह करिए सबसे पहले, तभी आप समास निकाल सकते हैं। मृगलोचन अर्थात क्या है, इसका विग्रह करेंगे मृग के समान लोचन है जिसके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है प्राण प्रिय में कौन सा अलंकार है। प्राण से प्रिय क्या है, प्राण से प्रिय। द्विगु समास, द्वंद्व, बहुप्रिय, तत्पुरुष। तो सही क्या है हमारा, ये है तत्पुरुष समास, क्योंकि हमने क्या बोला प्राण से प्रिय। तो क्या होगा यहाँ पर आपका से कारक है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट आते हैं जन्मांध शब्द में किसे के सही समास विग्रह का चयन किए। तो जन्मांध का जो क्या होगा, जन्म से अंधा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं जन्म से अंधा एक है और ये है तत्पुरुष समास। तो ये क्या है, अपादान कारक है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जन्म से कोई चीज उससे अलग हो गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है अपादान तत्पुरुष समास। सही है जन्म से अंधा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं सप्ताह का समस्त पद का विग्रह करिए। सप्ताह एक समस्त पद है, तो क्या होगा यहाँ पर, सप्ताह मतलब 7 दिन होते हैं। तो क्या है यहाँ पर सही विग्रह है 7 दिनों का समाहार। क्या है, 7 दिनों का समाहार, मतलब जहां पर 7 दिनों का एक ग्रुप बन रहा है उसे हम सप्ताह कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जन का आंदोलन। जन का आंदोलन समस्त पद क्या होगा। सबसे पहले आप इसको देखेंगे जनांदोलन। क्या है, जनांदोलन। अब यहाँ पर जब हम समस्त पद बनाते हैं तो ये इस आ का लोप हो जाता है, यहाँ पर आ की मात्रा लग जाती है और ये बिंदी इस पे लग जाती है। तो सही हमारा क्या है, जनांदोलन, ये सही है। और हमारा ये समास कौन सा है यहाँ पर बताइए। समास हमारा है इस संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि का आ रहा है तो का संबंध कारक की पहचान है, तो ये है संबंध तत्पुरुष समास। सही है जनांदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारा व्याकरण का जो टॉपिक आ रहा है वो मुहावरे। मुहावरे में हमसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं और हमको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए ये 4 मार्क्स का ये भी प्रश्न है, बहुत सावधानी से मुहावरों का चयन करेंगे। छात्रों का बदमाशी करते देख अध्यापक ने उन्हें डैश। अब क्या किया, उन्हें सही मुहावरा लगाना। हाथों हाथ रखना, आड़े हाथ लिया, अंधा बना दिया, हृदय से लगा दिया। अब क्या हुआ, जब छात्र बदमाशी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको क्या लेंगे, हम आड़े हाथों लेंगे, अर्थात अब उनको हम पनिशमेंट करेंगे, अच्छे से उन्हें हम सबक सिखाएंगे। तो सही क्या है, छात्रों को बदमाशी करते देख अध्यापक ने उन्हें आड़े हाथों लिया। IAS की परीक्षा पास करना डैश के समान है। किसके समान है, बाएं हाथ का खेल, 8-8 आंसू रोना, लोहे के चने चबाना, आधी जान सूखना।
तो अब क्या है, आईएएस की परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने के समान है, अर्थात बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मोटे काम तो डैश भी कर लिया करते हैं। कौन कर लिया करते हैं? ऐरे गहरे नत्थु खैरे, अक्ल के अंधे, आस्तीन का सांप, या कूप मंडूक। तो सही ऑप्शन क्या होगा? छोटे मोटे काम तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे भी कर लिया करते हैं, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इस समस्या को हल करने में थोड़ी अक्ल डैश। अब अक्ल क्या है? चरने जाना पड़ा, खर्च करनी पड़ी, के पीछे लठ फिरना पड़ा, का दुश्मन बनना पड़ा। तो क्या है, इस समस्या को हल करने के लिए थोड़ी अक्ल खर्च करनी पड़ी, यानी कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। बचपन से ही दिनेश और अजय का डैश है, क्या है? नमक मिर्च लगाना, मिट्टी का माधव, मीन में एक निकालना, चोली दामन का साथ। अब यहाँ पर बचपन से ही दिनेश और अजय का साथ है, बहुत घनिष्ठ साथ है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? चोली दामन का साथ है। तो सही क्या होगा? बचपन से ही दिनेश और अजय का चोली दामन का साथ है, यानी कि घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, पेट की आग ही अच्छे अच्छों की अक्ल डैश देती है। पेट की आग यानी कि जब भूख लगती है तो वो आग अच्छे अच्छों की क्या कर देती है? पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठनक जाना, चकरा देना या ठिकाने लगाना। तो क्या होगा? अच्छे अच्छों की अक्ल जो है वो ठिकाने लगा देती है, यानी कि सबकी जब भूख लगती है ना तो सब अपने अपने रास्ते पे सही तरीके से आते हैं, सबको सबक मिल जाता है। चलिए, अब ये मुहावरे का भी हमारा समाप्त हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब हमारी पुस्तक है जो स्पर्श भाग 2, उसका जो काव्य खंड है उसमें से हमारे सामने एक क्या रखा गया है? एक पद्यांश रखा गया। अब इस पद्यांश को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद में हमें जो है इस पे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये टोटल हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 के हम उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ रहे हैं और देखेंगे कौन सा चैप्टर है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम हो और एक सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारे सामने गद्यांश जो आया है ये हमारा चैप्टर है मनुष्यता से लिया गया है। अब इस पर हमसे प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न, परस्परावलंब से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग लेना, एक दूसरे से शत्रुता करना, एक दूसरे से छलकपट करना, एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसका जो अर्थ होता है वो है एक दूसरे का सहयोग लेना। भाई हम सभी क्या हैं, इस पृथ्वी पर एक दूसरे के सहयोग से तो काम कर रहे हैं। भाई हमें जो अगर खाना मिलता है तो वो क्या है? किसानों के द्वारा मिलता है, ठीक है। हमारे घर जो बनाते हैं वो कौन है? वो मिस्त्री बनाते हैं, वो काम करते हैं, मजदूर मिस्त्री काम करते हैं। तो हमें क्या है? सभी लोगों के सहयोग से ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये क्या है? परास्परलंब का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग। अंतरिक्ष में खड़े देव अपनी बाहु को क्यों बढ़ा रहे हैं? समृद्धि के लिए, स्वस्थता के लिए, मार्गदर्शन के लिए या मदद के लिए? तो क्यों बढ़ा रहे हैं? उनके बढ़ाने का कारण है मार्गदर्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, कवि मनुष्य को किस प्रकार रहने की सलाह देता है? हिंसा की भावना से, प्रतिशोध की भावना से, सहयोग की भावना से या पराधीनता की भावना से? तो कवि ने मनुष्य को जो है वो सहयोग की भावना से, मतलब हम दूसरे की मदद करें, इस भावना के साथ हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है? अब ये जो हमारे सामने पद्यांश आया इसके माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमको क्या संदेश दे रहे हैं? वो जीवन की सार्थकता स्वार्थ सिद्धि में है, जीवन की सार्थकता देवों के व्यवहार में है, जीवन की सार्थकता कुटिल व्यवहार में है, जीवन की सार्थकता परोपकार में है। तो हमको कवि ने क्या संदेश दिया है कि जीवन की सार्थकता परोपकार में है, यानी दूसरों का उपकार करने में ही है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि कौन है? अब ये किस पाठ से लिया गया है? हमने अभी आपको बताया ये पाठ था हमारा मनुष्यता और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त।
ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। अब हमारे पास हमारे काव्य खंड से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब इन दोनों ही प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ये हमारे कितने हो जाएंगे, 2 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क्स का एक रहेगा। पहला क्या है प्रश्न, कवि किसे वहन नहीं करना चाहता, आत्मत्राण कविता के आधार पर बताइए। वो किसको नहीं लेना चाहते हैं अपने ऊपर, सुखों को, तानों को, रिश्तेदारों को या दुखों को। तो वो जो नहीं लेना चाहते वो हैं दुखों को, यानी कि अपने ऊपर वो उनको नहीं लेना चाहते हैं। बस ये क्या कह रहे हैं कि हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हम उनका निवारण कर सकें। नेक्स्ट है, तोप ने अपने समय में क्या क्या कार्य किए थे। जो तोप कविता दी है उसमें बताया गया कि उसने क्या क्या कार्य किए हैं। भारतीय देशभक्तों का दमन किया है, बातचीत का माध्यम समाप्त कर दिया है, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका है, शक्तिशालियों को और अधिक शक्ति प्रदान की है। तो तोप ने क्या किया था, उसने किया था भारतीय देशभक्तों का दमन। सन 1857 में, यानी कि 1857 में जब आपका क्रांति हुई थी, पहली क्रांति हुई थी, तो उस समय की तोप थी। तो उसने क्या किया था, अंग्रेजों की तरफ से वो तोप चली थी और उसने भारतीयों का दमन किया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। अब हमारे पास जो हमारा चैप्टर ये जो आ रहा है क्वेश्चन, ये हमारा दिया गया है स्पर्श बुक के, यानी हमारी जो स्पर्श भाग 2 है ना, उसके गद्य खंड का से जो जितने भी पाठ है ना, उनमें से एक पाठ का ये गद्यांश रखा गया। अब इस गद्यांश को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर आधारित 5 प्रश्न करेंगे। क्या है, गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरों की मां क्रोध में उफन उठी। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तातारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तातारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असह्यता पर खींच भी। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। तो ये हमारा जो गद्यांश है किससे लिया गया है, तातारा वामीरो की कथा से लिया गया है। अब इस पर हमारे पास प्रश्न क्या है, वामीरों की मां क्रोध से क्यों उफन रही थी, क्या कारण था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गांव वालों को देखकर, गांव वालों के सामने, वामीरों को अन्य गांव के युवक के साथ देखकर, तातारा से पुरानी रंजिश के कारण, वामीरों का विवाह ना हो पाने के कारण। अब वामीरो जो है वो रो रही थी, और वो क्या थी, वो दूसरे गांव के युवक से बात कर रही थी और उसके सामने रो रही थी। तो इसका कारण क्या था, जब माँ ने देखा कि वो दूसरे गांव के युवक से बात कर रही है तो उसका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सही ऑप्शन है, गाँव वालों के सामने वामीरो को अन्य गाँव के युवक के साथ देख। नेक्स्ट है, गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। पंक्ति में उसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया, किसे ये सारी सिचुएशन अपमानजनक लग रही थी, तातारा के लिए, वामीरों के लिए, तातारा की मां के लिए, या निकोबारी के लिए। तो सही ऑप्शन जो है वो है वामीरों के लिए, ये स्थिति अपमानजनक थी। नेक्स्ट है, गांव के लोग तातारा के विरोध में आवाज क्यों उठाने लगे, क्यों उठा रहे थे वे, आपसी बहस के कारण, तातारा की समृद्धि के कारण, वामीरों से प्रेम होने के कारण, या तातारा की बेरुखी के कारण। तो वो क्यों जो है विरोध की आवाज उठा रहे थे, क्यों, क्योंकि जो है तातारा वामीरों से प्रेम कर बैठा था और ये दोनों अलग अलग गांव के, तो इसीलिए पूरा गांव वाला उनके विरोध में आवाज उठा रहे थे। तातारा के क्रोधित होने का क्या कारण था, तातारा भी इतने ज्यादा गुस्से में क्यों था, क्या कारण था। विवाह की निषेध परंपरा के कारण, कि मतलब दूसरे 2 गांवों के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते इसलिए। स्वयं की असह्यता के कारण, मतलब अब वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहा था, इससे उसे गुस्सा आ रहा था। वामीरों के रोने के कारण, वामीरों बहुत रोए जा रही थी इसलिए, या ये सभी। तो तातारा के क्रोध का कारण ये सभी थी, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये सभी। वामीरों को दुखी देखकर तातारा ने क्या कदम उठाया, जब वामीरों बहुत दुखी थी तो इसको देखकर तातारा ने कदम क्या उठाया था। गांव छोड़कर चले जाने का, अपनी तलवार निकाल ली, तातारा को समझाने लगा, या सभी।
तो वामिरों को दुखी देखकर तात्या रानी ने क्या कदम उठाया, वो था अपनी तलवार निकाल ली थी उसने, करके जैसे उसने तलवार निकाल, लकड़ी की सही थी मगर उसने तलवार निकाल ली थी। चलिए ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे गद्य खंड से स्पर्श भाग 2 के जो गद्य खंड है उसमें से जितने भी चैप्टर हैं उनमें से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इन दोनों ही प्रश्नों को हम करेंगे, 1 मार्क्स ईच है, यानी कि प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या हो गया, 2 मार्क्स का हो गया। लेखक का आबादियों के समंदर को पीछे सरकाने से क्या अभिप्राय है। आबादियों का संदर्भ, ठीक है। तो अब कहाँ, दूसरे के दुख में दुखी होने वाला जो चैप्टर है ना उसमें दिया गया है ये। तो समंदर को सुखाकर उसकी धरती का उपयोग करने से है, समंदर के पानी का स्तर कम करना है, मनुष्य द्वारा समंदर में घर बनाया जाना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आबादियों के समंदर को पीछे सरकाने, यानी लोगों द्वारा समंदर को पीछे सरकाने से तात्पर्य है कि समंदर को सुखाकर उसकी धरती का उपयोग करने से, मतलब हम धीरे धीरे लैंड एरिया बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम जो है किनारे किनारे जो हमारे बीचेस होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं दुबई में एक पूरा पाम आइलैंड अलग से बना दिया गया है, तो उस जगह क्या है, हमने समंदर को पीछे ढकेल दिया और उसकी जगह को हमने ले लिया है। नेक्स्ट आ रहे हैं, बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक को नरमी कब दिखाई देने लगी। बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक को कब नरमी दिखाई दी थी, जब वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए थे, यानी कि लेखक, जब वे परीक्षा में फेल हो गए थे, यानी कि बड़े भाई साहब, जब छोटे भाई ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, जब उन्हें लगा कि वे ज़रूरत से ज़्यादा डांटते हैं। तो बड़े भाई साहब के स्वभाव में नरमी तब आई थी जब वे खुद परीक्षा में फेल हो गए थे, यानी कि बड़े भाई साहब जब परीक्षा में फेल हो गए थे तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ था, इसलिए उनके व्यवहार में नरमी आ गई थी। नेक्स्ट है अब प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 से हमारे वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वर्णात्मक प्रश्न जो हमसे पूछे जा रहे हैं इनमें हमको सारे आंसर डिटेल में देने हैं, खंड बा में पूरे। तो अब प्रश्न संख्या 11 हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास जो है हमारे गद्य खंड से जो है 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं जो हमारे 60 मार्क्स के। क्या दिया है यहाँ पे 3 into 2, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा कितना हो गया 3 मार्क्स का। क्लियर। तो टोटल प्रश्न संख्या 11 6 मार्क्स का है। चलिए देखें क्या है पहला प्रश्न। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो उन्होंने कई चीज़ों पर किया है कि बच्चे जो है रटते रहते हैं, उनको जो है उस समय क्या था, सिर्फ आप रटो और रट के लिख दो, ये चीज़ थी। बच्चों के समझने पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। दूसरा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अनदर एक्टिविटीज़ के लिए पढ़ाई में कोई जगह नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें। तो ये इस पार्ट में हमने शिक्षण व्यवस्था की कई चीज़ों को देखा है। तो देखते हैं क्या है। बड़े भाई साहब कहानी में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित पहलुओं पर व्यंग किया है। अब इसे हमने पॉइंट वाइज दे दिया है। क्या दिया है, रटन शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया है। बच्चा समझे ना समझे लेकिन उसे विषय को रटना ही पड़ता है, इस प्रकार विषय के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। अब हम कोई चीज़ अगर समझ नहीं पाएंगे, हमारी समझ में नहीं आएगा तो हमारा इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो क्या होता था, रटिए और रट के लिख दीजिए, जब समझा ही नहीं तो क्या आएगा। लेकिन अब ये शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ है। अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना आए ना आए लेकिन उस पर अत्यधिक बल दिया जाता था। भाई अंग्रेजी पे सबसे ज्यादा बल दिया जाता था। अब बच्चे को आए, लिखना आए, पढ़ना आए, बोलना कुछ ना आए, लेकिन आपको अंग्रेजी में ही सारे कार्य करने हैं, इस चीज़ पे उन्होंने इसमें व्यंग किया है। फिर है अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त दूसरे देशों के इतिहास की जानकारी ये व्यर्थ में कराना। भाई आप दूसरे देशों की जानकारी हमें क्यों दे रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने देश की तो पूरी जानकारी हो जाए, उसके बाद हम दूसरे देश की लें, ठीक है। तो जितनी ज़रूरी है उतना, लेकिन सबसे पहले हमें क्या है, हमें अपने देश की जानकारी को ग्रहण करना, एक ये चीज़ थी। फिर है छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखवाना जो बच्चों की रुचि के विपरीत है। अब जैसे हम लोग लिखते थे ना, पहले निबंध लिखते थे तो वो क्या होता था, आप एक टॉपिक दे दिया जाता था और उसमें बहुत लंबे लंबे निबंध लिखने थे। लेकिन अब इस प्रणाली को बदला गया है, अब क्या है, अनुच्छेद लेखन आते हैं, निबंध लेखन नहीं आते हैं ज़्यादा। तो अब ये सारी चीज़ें तब्दील कर दी गई। तो ये 4 पॉइंट थे जो हमें लगे कि जिस पर इन्होंने पूरी कहानी पर व्यंग किया है।
अतः कहा जा सकता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली का कोई लाभ नहीं जो बच्चों के लिए लाभदायक ना होकर बोझ की तरह बन जाए। हमारे विचार से इसका यह समाधान हो सकता है कि शिक्षा जीवन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। इसमें व्यवहारिक ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए, व्यर्थ की बातों को शिक्षा से हटा देना चाहिए। यानी कि रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। अंग्रेजी पे जोर देने से अच्छा है कि पहले आप अंग्रेजी को समझाइए। जब बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा तो वो अपने आप उसको समझेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, सब कुछ करेगा। और जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी में, भाई हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में, हम हिंदी में भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं, आप दूसरे देशों के इतिहास से अच्छा है अपने देशों को इतिहास को पढ़ाइए। बड़े बड़े ऐसे पे विचार व्यक्त करने, ऐसे टॉपिक से विचार व्यक्त करना, भाई थोड़ी देर तो हम लिख सकते हैं, बहुत लंबा तो लिखने में इंटरेस्ट चला जाता है। तो आप जो है छोटे छोटे पैराग्राफ्स दीजिए लिखने के लिए, जिससे बच्चों के अंदर जो है डेवलपमेंट होगा, वो स्वेच्छा से लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो कुछ भी ही नहीं हो जो ना कर सके। डायरी का एक पन्ना पाठ के संबंध में कहे गए उक्त कथन की उदाहरण से पुष्टि कीजिए। मतलब एक समाज जब इकट्ठा हो जाए तो कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो वो नहीं कर सकता है। तो डायरी का पन्ना पाठ में हमने देखा क्या 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में किस तरीके से ये स्वतंत्रता मनाने की घोषणा करी जाती है। उस समय देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, लेकिन घोषणा की गई तो पूरा समाज किस तरह संगठित हुआ, जुलूस निकले, झंडे फहराए गए, सभाएं हुई, जबकि अंग्रेज सरकार ने इसका दमन करने की भी बहुत कोशिश करी थी। डायरी का एक पन्ना पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाते हुए इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यदि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हजारों की संख्या में स्त्री पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो सभी पूरा समाज संगठित हुआ था, तभी तो इतना बड़ा हिस्सेदारी हुई थी, इतने बड़े जुलूस निकले थे। अंग्रेजी प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें अधिक संख्या में लोग घायल हुए। किंतु फिर भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों को सहन करते हुए भी कलकत्ता वासियों ने संगठित होकर अपूर्व उत्साह, साहस एवं बलिदान का परिचय दिया। साथ ही अपने संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जब लाठीचार्ज किया गया तो पूरे स्त्री पुरुष सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बहुत से लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवती ने तातारा को बेरुखी के साथ क्या जवाब दिया, उससे तातारा को कैसा लगा। भाई जब बार बार उससे प्रश्न पूछ रहा था, भाई आपने गाना क्यों बंद कर दिया, आपका नाम क्या है, तो ये इस तरीके के प्रश्न से जो है वामीरो को बहुत बेरुखी हो रही थी। तो क्या था, युवती ने तातारा को बेरुखी के साथ जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण क्या है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। यह सुनकर तातारा अपनी सुध बुध खो बैठा। जीवन में वह पहली बार इस तरह विचलित हुआ था। युवती को देखकर तातारा की चेतना लुप्त हो गई थी। अब वो बार बार पूछ रहा था, भाई आप कौन हैं, आप कहां से आई हैं। तो इस तरह के प्रश्न से जो है वामीरो बहुत गुस्सा हो जाती है और बेरुखी के साथ वो तातारा को जवाब देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या दिया गया है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने हैं। अब हमारे पास स्पर्श बुक की जो हमारा काव्य खंड यानी कि पद्य खंड है, पद्य खंड में से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 2 प्रश्न करने हैं। अब ये हमारा कितना 3 मार्क्स का 1 होगा, तो यानी कि 2 प्रश्न हम करेंगे तो ये प्रश्न हमारा कितने हो जाएगा 6 मार्क्स का। चलिए तीनों प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निंदक किसे कहा गया है, वह व्यक्ति के स्वभाव का परिष्कृतकरण किस तरह करता है। निंदक कौन होता है, जो हमारी बुराई करता है। अब ये हमारे ही स्वभाव को किस तरह साफ करता है, भाई जो हमारे बुराई करने वाले होते हैं, जब हम उनकी बुराई को सुनते हैं तो अपने अंदर से वो सारी बुरी चीज़ों को हम निकाल देते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, और इस तरह हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चरित्र है वो जो है स्वच्छ हो जाता है। तो निंदक किस तरह बुराई करके हमारे व्यवहार को स्वच्छ करता है। चलिए देखें, कबीर के अनुसार निंदक वह व्यक्ति है जो अपने आसपास रहने वालों की स्वाभाविक कमियों को अनदेखा नहीं करता है।
वह उन कमियों की ओर व्यक्ति का ध्यान बार बार आकर्षित करता है। उसकी इस आलोचना से व्यक्ति गलतियों और अपनी कमियों के प्रति सजग हो जाता है। मतलब बार बार अगर हमारी गलती की जाएगी तो क्या होगा, हम उन गलतियों की तरफ ध्यान देने लगेंगे, आखिर हमसे वो गलतियां क्यों हो रही हैं। वह उन्हें दूर करने या ढकने का प्रयास नहीं करता। मतलब वो, अगर वो व्यक्ति निंदक जो है वो क्या करता है, हमारे अंदर बुराई देख रहा है तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो तुरंत ही हमको कमेंट करने लगेगा कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। तो फिर क्या होगा, हम भी ध्यान देने लगते हैं कि हमने क्या गलती करी है। वह उन्हें दूर करने या ढकने का प्रयास नहीं करता और सुधार के लिए उन्मुख हो जाता है। आत्म सुधार की भावना पनपते ही व्यक्ति धीरे धीरे अपने दुर्गुणों और कमियों से मुक्ति पा जाता है। जैसे ही हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी इतनी बुराई कर रहा है तो फिर धीरे धीरे हम उसको सुधारने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता और इस तरह निंदक अपने आसपास रहने वालों का परिष्करण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के काव्य में विरह की अनुभूति अपनी चरम सीमा पर है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई मीराबाई जो हैं वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं, वो उनको मिल नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से एक विरह वेदना है। इसी विरह वेदना को मीराबाई के पदों में साफ हम देख सकते हैं, क्योंकि वो मिलना चाहती हैं उनसे। बोलती है ना, कुसुम्बी साड़ी पहन के मिलेंगे अर्ध मध्यरात्रि में जमुना जी तीरे, ठीक है। फिर वो बोलते हैं बड़े बड़े महल बनाएंगे, उसमें बाग लगाएंगे और उसमें हम इनके दर्शन पाएंगे। तो इस तरीके से उनके दर्शन पाने के लिए वो बहुत व्याकुल हमें दिख रही हैं। तो ये उनकी विरह वेदना ही है। तो क्या दिया है, मीराबाई का रचना संसार ईश्वरीय प्रेम के दोनों पक्षों संयोग और वियोग पर आधारित है। जहाँ पर वो ईश्वर को अपने इतने सानिध्य में पाती हैं तो वहाँ संयोग रस हो जाता है, और जहाँ वो उनसे दूर होने का एहसास करती हैं वहाँ वियोग रस देखने को मिलता है। यदि प्रेम को किसी कसौटी पर परखा जा सकता है तो वह है विरह वेदना की अनुभूति। यानी कि हम अपने अगर प्यार को परखना चाहते हैं तो जब हम अपने प्रेमी से दूर होते हैं तो वो समय एकदम उपयुक्त होता है हमें अपने प्रेम को परखने का, कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। फिर मीराबाई के विरह वर्णन में स्पष्ट रूप से प्रेम में तड़पते हुए अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने का सजीव चित्रण है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पती रहती हैं। वह विरह में इतनी व्याकुल हैं कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब किसी तरीके से बस वो अपने प्रेमी से मिल जाएं, इसके लिए वो कुछ भी करना चाहती हैं। वह अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण से यमुना नदी के किनारे मिलने की विनती करती हैं, यहाँ तक कि वह उनकी सेविका बनने को भी तैयार हैं। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनने को तैयार हैं। वे अपनी भाव भक्ति को अपनी सबसे बड़ी जागीर मानकर कृष्ण दर्शन की अभिलाषी हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीरा के काव्य में विरह वेदना की अनुभूति अपनी चरम सीमा पर है। मतलब बस अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, उसके लिए कुछ भी उनको करना पड़े वो करने को तैयार है। तो ये जो कुछ भी करने की जो भावना है ये क्या होती है, विरह की एकदम पराकाष्ठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में लिखिए। अब हमें मनुष्यता जो कविता हमने पढ़ी है उसमें 3 मानवीय गुण हमें बताने। एक तो निकलकर हमारा सामने आता है परोपकार, इसके अलावा भी बहुत है सहयोगिता है, कई भाव निकल के आते हैं, उनको हम देखेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता के माध्यम से हमें मानवीय गुणों पर चलने की सलाह दी है। कवि के अनुसार जीना मरना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। परोपकार, दयालुता और उदारता, ये 3 मानवीय गुण ऐसे हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। परोपकार मतलब जब हम दूसरे की मदद करते हैं। दयालुता यानी कि जो बहुत ही दया का पात्र है उसके ऊपर कृपा करना, उसकी हेल्प करना। और उदारता यानी कि हम अपने मन से किसी की हेल्प करें, ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही सच्चे अर्थों में मनुष्यता है। भाई हम किस लिए जीवन पे आए, हम अपने लिए। भाई अपने लिए तो पशु भी जी लेता है, मनुष्य का काम क्या है, वो अपने लिए भी जिए और दूसरों का भी उपकार करे। अब हम आ गए हमारे प्रश्न संख्या 13 पे। 13 में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारी जो पूरक पुस्तिका है हम वहां पर आ गए, जो संचयन,
इसमें हमारे सामने क्या दिया गया है कि उसके जो जितने भी चैप्टर हैं उनमें से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं और हमें 2 प्रश्न करने हैं। वर्ड लिमिट हमारी 60 है और एक प्रश्न हमारा है 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का हमारा ये प्रश्न रहेंगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से कैसे बचा जा सकता है? तो महंत जो होता है, महंत यानी कि किसी भी मंदिर का महंत वो होता है लोगों को सच्ची राह दिखाना, दूसरों की सहायता करना। लेकिन यहाँ पर महंत ने क्या किया, लालच में आकर हरिहर काका का अपहरण कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उनकी सारी जमीन को हथियाना चाहता था। तो यहाँ उसका लालची स्वभाव, क्रूर स्वभाव हमें देखने को मिलता है। अब क्या है, महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की सच्चाई को सामने लाता है कि महंत स्वार्थी एवं धन लोलुप व्यक्ति है। महंत ने हरिहर काका की जमीन जायदाद हड़पने के लिए पहले उन्हें फुसलाया और जब इससे काम ना बना तो उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। उनके इस व्यवहार से यह सच्चाई उजागर होती है कि धर्म के क्षेत्र में दुर्जनों एवं दुराचारी लोगों का प्रवेश हो चुका है और ऐसे ही लोगों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनाचार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही। तो किस तरह धर्म के नाम पर अब जो है लोगों को लूटने लगे हैं, ठगने लगे हैं, उनका ऊपर अत्याचार करने लगे हैं। तो अब हमें इन सारी चीजों से सावधान रहना चाहिए। धर्म की मूल संवेदना से कोसों दूर ऐसे दुराचारियों ने धर्म को अपनी विलासिता का आवरण बना रखा है। यानी कि वो धर्म का सिर्फ एक बाहर से आवरण कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे वो हर एक बुरे कृत्य को कर रहे हैं। ये धर्म की आड़ में दुनिया के सारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं में व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उसे बचा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का विवेक ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है और उसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थों से बचा सकता है। तो यहाँ पर हमें ऐसी संस्थाओं से सावधान रहना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों? पाठ में उसके बारे में क्या बताया गया है? तो अब ये जो पाठ था मेरे सपनों के से दिन में, इसमें लेखक का एक फ्रेंड था ओमा, जिसका सर बहुत बड़ा था और वो लोगों को अपने सर से टक्कर मारा करता था। तो लोग उसे ही अपना हेड माना करते थे। मतलब होता है ना, पूरी एक टोली होती है तो उसमें एक जो है हेड होता है, तो वो ओमा ही वो हेड माना जाता था। तो अब चलिए देखते हैं। बचपन में लेखक और उसके साथी ओमा को अपना नेता मानते थे, क्योंकि जब छुट्टियां बिताने के बाद मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य याद आता तो सभी चिंतित हो जाते। उनके अनेक प्रकार से जल्दी जल्दी कार्य पूरा करने की योजना बनाते। तब ओमा की बातें याद आती। वह हमेशा कार्य पूरा करने की बजाय पिटाई को सस्ता सौदा मानता था। तो उसका कहने का मतलब था, अरे छोड़ो, कौन काम पूरा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन मार लेंगे ना, चलो मार सह लेंगे, कौन डेली डेली पढ़ाई करे। तो ये बात वो कहा करता था। उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी बहादुरी दिखाने की लहर दौड़ जाती थी। पाठ में उसके बारे में बताया गया है कि उसकी बातें, गालियां, मारपिटाई का ढंग आदि तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी अलग थी। तो पाठ में ये भी चीज बताई गई थी कि वो गालियां भी देता था अलग तरीके से, और वो जो मार पिटाई करता था कैसे करता था, वो सर से किया करता था, ऐसे करके सर मारा करता था। क्या था, हांडी जितना बड़ा सर उसके ठिंगने शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, और भी अजीब लगता था। वह हाथ पांव से नहीं, हमेशा सिर से इतनी जोर से वार करता था कि शक्तिशाली बालक भी पीड़ा से चिल्ला उठता था। उसके सिर की टक्कर को सभी रेल बम्बा कहते थे। तो अब उसके क्या, सर बहुत बड़ा था, शरीर छोटा था, आंखें भी छोटी छोटी थी। तो ये बताया लेखक ने। फिर उसके बाद बताया कि वो सर से बहुत जोर से मारता था, जिसे सभी बच्चे रेल बम्बा कहा करते थे। तीसरा प्रश्न है, पाठ है टोपी शुक्ला से लिया गया है। टोपी द्वारा अम्मी शब्द के प्रयोग से घरवालों की प्रतिक्रिया और उनकी किस मानसिकता का द्योतक है?
क्या आप घर वालों की इस प्रक्रिया को उचित मानते हैं अथवा अनुचित? तर्क सहित उत्तर दीजिए। एक टोपी भाई इफन के घर जाता था तो इफन अपनी माँ को अम्मी बोला करता था। तो एक दिन ऐसी टोपी जो है ना, खाना खाने के टेबल पे वो अपनी माँ को अम्मी बोल देता है और इससे पूरे घर में बहुत अच्छा खासा बवाल खड़ा हो जाता है और मार पिटाई भी उसकी हो जाती है कि तुम्हें इफन के घर नहीं जाना है। तो आपको क्या लगता है कि जो घर वालों की प्रक्रिया थी, क्या वो सही थी? अब आप अगर सही थी तो आपको इसके तर्क में उत्तर देना है, और अगर आपको लगता है ये गलत थी तो आपको उसके तर्क में उत्तर देना है। तो जो भी आपका मत रहेगा उसके तर्क में आपको उत्तर देते हुए चलना है। क्या है? टोपी शुक्ला का मित्र इफन था। दोनों के मध्य काफी घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुके थे। अक्सर टोपी इफन के घर आया जाया करता रहता था। टोपी को इफन की दादी से बहुत ज्यादा लगाव था। इतने घनिष्ठ संबंध होने के कारण दोनों मित्र एक दूसरे से इतने प्रभावित थे कि भिन्न भिन्न मजहब के होने के बावजूद भी आत्मीय संबंध सर्वोपरि था। मतलब दोनों अलग अलग धर्म के थे, लेकिन उन दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन टोपी अपने घर में सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अचानक टोपी के मुंह से अम्मी शब्द सुनाई देता है। माँ की जगह वो क्या बोल देता है? अम्मी। अम्मी शब्द सुनकर टोपी की दादी, उसकी माँ के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। दोनों ने टोपी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसकी माँ ने उसकी जमकर पिटाई भी की। यह अम्मी शब्द फारसी भाषा का है, जो प्रायः मुस्लिम घर परिवार के लोग प्रयोग किया करते हैं। टोपी के घर वाले ऊपरी आधुनिक जीवन शैली इतनी बुरी तरह बिगाड़ और बिखर गई है, इस बात का शायद हमें अंदाजा भी नहीं कि कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मनुष्य जीवन प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर तथा उपहार है, इसलिए हमें इसे सुसभ्य ढंग से जीने की कला सीखनी चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। तो हमारे तर्क में जो व्यवहार किया गया वो अनुचित था। भाई उसने फीलिंग तो उसकी माँ की ही थी ना, माँ बोले, अम्मी बोले, मॉम बोले, माता बोले, मदर बोले, जो भी है फीलिंग तो वही थी ना। अम्मी शब्द सुनकर इतना ज़्यादा जो बोला गया वो एक अनुचित था। वो भी एक बच्चा जिसे धर्म की अभी समझ नहीं है, उसे इस धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम दिखावटी जीवन जीने लगे हैं। हम फीलिंग्स पे उतना जोर नहीं देते जितना हम दिखावटीपन पर अब जोर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा समाप्त हो गए। हमारी दोनों पुस्तकें हमने कर ली, हमारी स्पर्श भी हो गई और संचयन भी हमने कर ली। अब हमारे पास लेखन कार्य प्रारंभ हो रहा है, प्रश्न संख्या 14 से 18 तक। ठीक है, अब इसमें हम पूरा लेखन कार्य देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद में क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। अब ये जो आपको अनुच्छेद करना है ना, ये 80 to 100 वर्ड्स करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी टॉपिक हो, इन संकेत बिंदुओं को आपको एज अ हेडिंग इस्तेमाल कहीं नहीं करना है। बहुत कन्फ्यूज़न आपको इस मामले में रहता है। बार बार मैं बोलती हूँ कि जैसे यहाँ पर दिया है पहला सुख निरोगी काया, आपको ये अनुच्छेद लिखना है। अब इस अनुच्छेद के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, इसमें आपकी हेल्प के लिए ये 3 पॉइंट्स दिए गए। क्या है? पहला आश्रय। भाई ये जो पंक्ति दी गई इसका क्या मतलब है और क्या भाव है, आपको ये बताना है। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे व्यायाम और स्वास्थ्य। व्यायाम और स्वास्थ्य का क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को आप स्थापित करेंगे। दूसरा है समाज को लाभ। इन सारी चीज़ों से समाज को क्या लाभ होगा, आपको ये बताना। बस इन 3 पॉइंट्स के अंदर ही आपको ये अनुच्छेद लिखना है, मगर इसे एज अ हेडिंग कहीं इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगा 5 मार्क्स का। मतलब तीनों में से जो आप एक पॉइंट करेंगे, जो भी एक आप चूज करेंगे, वो हमारा कितना रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा। तो पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है? पहला सुख निरोगी काया। संकेत बिंदु दिए हुए आश्रय, व्यायाम और स्वास्थ्य, और दूसरा है समाज को लाभ। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स दिए हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जो भी हम लेंगे आपका अनुच्छेद लेखन का टॉपिक, उसको हम
टॉप मिडिल हेडिंग में डाल देंगे। तो जैसे हम तीनों ही कर रहे हैं तो हम तीनों में हम ये चीज़ देखेंगे। पहला, सुख निरोगी काया। तो आप तीनों में से जो भी ऑप्ट करेंगे उसमें सबसे पहले आप टॉप हेडिंग में इसको लिख देंगे। फिर क्या है, पहला, सुख निरोगी काया का आश्रय है कि शरीर का स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि सारे सुख शरीर द्वारा ही भोगे जाते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके लिए दुनिया की हर खुशी निरर्थक होगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। तो अब आपने हमारा पहला जो संकेत बिंदु था, आश्रय, मतलब पहला, सुख निरोगी काया से आश्रय क्या है ये हमने बता दिया। फिर दूसरा हमारा क्या था, स्वास्थ्य और व्यायाम, ये हमें बताना था। तो देखिए अब क्या है, अतः हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ तथा मन प्रसन्न रहता है, साथ ही रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। व्यायाम और स्वास्थ्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति का शरीर एक यंत्र की तरह है। जिस प्रकार यंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें तेल, ग्रीस आदि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाशील एवं अन्य विकारों से दूर रखने के लिए शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। अब स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकता है। आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह समाज के विकास की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। इसलिए समाज को अत्यंत लाभ होगा। तो अब इससे समाज को लाभ क्या है ये हमने लास्ट पैरा में बता दिया। तो इस तरीके से 3 संकेत बिंदु के आधार पर हमने अपना ये जो है अनुच्छेद लेखन कर दिया। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास में आता है मोबाइल फोन। हम सभी मोबाइल फोन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। संकेत बिंदु क्या दिए गए हैं, लोकप्रियता, सूचना क्रांति और लाभ और हानि। तो इसकी लोकप्रियता क्यों इतनी बढ़ी या कैसे बढ़ी ये बताएंगे। सूचना क्रांति हुई इसके जरिए, हमने ये भी देखा है, और इससे क्या लाभ है और क्या हानि है ये चीज़। तो सबसे पहले टॉप हेडिंग दे देंगे मोबाइल फ़ोन, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। वर्तमान युग में मोबाइल फ़ोन घरों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इसकी लोकप्रियता की एक वजह इंटरनेट और सोशल मीडिया का तेज़ी से बढ़ रहा चलन है। मोबाइल आज विश्व में सूचना क्रांति का वाहक बन गया है। बिना तारों वाला मोबाइल फोन जगह जगह लगे ऊंचे टावरों के तरंगों को ग्रहण करते हुए मनुष्य को दुनिया के प्रत्येक कोने से जोड़े रखता है। मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न टेलीफोन कंपनियां अपनी अपनी सेवाएं देती हैं। मोबाइल फोन बात करने, एसएमएस की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेल, कैलकुलेटर, फोन बुक की सुविधा, समाचार, चुटकुले, इंटरनेट सेवा आदि भी उपलब्ध कराता है। तो देखिए इससे हमें कितना, सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ बात करनी है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा भंडार होता है मोबाइल के अंदर। अनेक मोबाइल फ़ोनों में इंटरनेट की सुविधा भी होती है, जिसमें ईमेल भी किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन सुविधाजनक होने के साथ साथ नुकसानदायक भी है। अब हम अपने लास्ट संकेत बिंदु यानी कि लाभ और हानि पर आ गए। क्या है, मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी हानि यह है कि समय असमय बचता ही रहता है। लोग सुरक्षा और शिष्टाचार भूल जाते हैं। अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय भी फ़ोन पर बात करते हैं, जो असुरक्षित ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। अपराधी एवं असामाजिक तत्व मोबाइल का गलत प्रयोग अनेक प्रकार के अवांछित कार्यों में करते हैं। इसके अधिक प्रयोग से कानों व हृदय पर बुरी प्रभाव पड़ता है, अतः इन खतरों से सावधान होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसका प्रयोग हम तार्किक व बौद्धिक सीमा में रहकर करें, तभी यह एक उपयोगी साधन बनकर हमारे जीवन को विकास के पथ पर ले जा सकता है। तो देखा हमने तीनों संकेत बिंदु कितनी आसानी से कनेक्टिविटी, मतलब हमें हमेशा जब एक संकेत बिंदु से हम दूसरे पे आएंगे तो एक ऐसी कनेक्टिंग लाइन डालिएगा जिससे हमें लगेगा कि ये पूरा एक तारमयता के साथ चल रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक ठंडी सुबह। अब जैसे ठंड शुरू हो जाती है जब, तो क्या होता है जब किसी एक ठंडी सुबह आप उठ जाओ, तो इसको आपको बताना है ये कब और कहाँ हुआ, फिर क्यों है याद। अब इसको याद रहने का कारण क्या है ये बताना है, क्या मिली सीख। तो अब वो जो घटना घटी उससे आपको सीख क्या मिली। तो जाहिर सी बात है ये जो एक टॉपिक दिया गया है ये आपके साथ कोई एक ठंडी सुबह घटित हुई एक घटना के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले बताना है कि ये घटना कहाँ और कब घटित हुई है, फिर क्यों आपको याद है जो इस घटना में था और इससे आपको क्या सीख मिली थी। सबसे पहले टॉप हेडिंग डाल देंगे। फिर है प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर रूप सुबह के समय ही होता है।
हर सुबह का अपना एक अलग ही सौंदर्य होता है। ऐसी ही एक ठंडी सुबह मुझे याद है जब मैं कश्मीर की यात्रा पर गया था। तब मुझे एक अपूर्ण अनुभव हुआ। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था उसके बाहर का दृश्य अत्यंत सुंदर दिखता था। एक दिन मैं प्रातः काल के समय शीघ्र ही उठ गया। होटल के कमरे के बाहर आकर मैंने देखा कि सूर्य की पहली किरण के साथ एक ताजगी भरा एहसास मानो मेरे पूरे शरीर को रोमांचित कर रहा था। कश्मीर की वह ठंडी ठंडी सुबह, वहां की सुंदर घाटियां, वृक्ष, उस प्राकृतिक हवा का आनंद मुझे आज भी याद है, क्योंकि ऐसी सुंदर तथा मनमोहित सुबह का आनंद मैंने पहले कभी नहीं लिया था। प्रकृति इतनी सुंदर भी हो सकती है, इसका अनुभव मुझे वहां पर हुआ। सुबह का शुद्ध और शांत वातावरण हमारे मन को बहुत शांति प्रदान करता है। इससे मुझे यह सीख मिली कि जीवन में यदि हम प्रकृति के अनुसार चलें तो उससे छुपी हुई सुंदरता को देख सकते हैं तथा उसका आनंद ले सकते हैं। अतः हमें प्रकृति के संसर्ग में रहना चाहिए। संसर्ग मतलब हमेशा उसके साथ में रहकर चलना चाहिए। तो ये हमारे तीनों अनुच्छेद हो गए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पत्र। तो क्या है, प्रश्न संख्या 15 पे पत्र है। क्या है, सबसे पहले हम पत्र को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या पूछा गया है। मेट्रो में यात्रा करते हुए अपना कीमती सामान वाला बैग आप भूल गए। तुरंत शिकायत करने के बाद अगले दिन आपको अपना बैग वापस मिल गया। प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए किसी समाचार पत्र को पत्र लिखिए। तो ये एक संपादकीय पत्र है, क्योंकि हम संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं, तो ये एक औपचारिक पत्र हुआ। तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले जब हम पत्र शुरू करते हैं तो जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो अब ये संपादक के नाम पत्र है, तो हम क्या लिखेंगे, संपादक महोदय। जो भी पेपर है उसका नाम लिखेंगे, फिर जिस जगह पर है वो लिखेंगे और डेट देंगे। तो संपादक महोदय, अमर उजाला, दिल्ली, ये दिनांक 5/4/2020। तो ध्यान रखिएगा डेट का फॉर्मेट, ये आपके लिए मस्ट है। फिर उसके बाद आते हैं विषय। औपचारिक पत्रों में विषय का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया एक विषय, मेट्रो प्रबंधन की प्रशंसा हेतु। फिर हम सम्माननीय शब्दों के साथ शुरू करेंगे। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मेट्रो प्रबंधन की प्रशंसा करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मैं मेट्रो की यात्रा कर रहा था। यात्रा करते हुए मैं अपना कीमती सामान वाला बैग मेट्रो में ही भूल गया। इस कारण मैं बहुत चिंतित हो गया कि ना जाने अब मुझे बैग वापस मिलेगा या नहीं। मैंने इसके संबंध में मेट्रो विभाग में शिकायत कर दी थी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मुझे मेट्रो प्रबंधन ने मुझे बैग वापस कर दिया। उनके द्वारा इतनी शीघ्र गति से कार्यवाही की गई जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। अतः इस पत्र के द्वारा मैं मेट्रो प्रबंधन को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करता हूँ। आशा करता हूं कि आगे भी यह प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। धन्यवाद, भवदीय काखागा। तो अब यहाँ पर इस पूरे पत्र में जो आपको ध्यान रखना है, जिस दिन भी आप ये लेटर लिखेंगे डेट वही होगी। जिस दिन आप लिख रहे हो वही डेट होगी। आप एग्जामिनेशन में जिस दिन लिख रहे हो वो, आप अगर प्री बोर्ड में लिखते हो तो जिस दिन भी आप लेटर लिखेंगे उसी दिन की डेट रहेगी। और दूसरा, यहाँ पर जो काखागा रहता है, ये कभी भी भूल से आप काखागा नहीं डालिएगा। आप हमेशा नाम डालिएगा। आपका जो नाम है आपको वही डालना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि आपका नाम आशीष गुप्ता है, तब आप नीचे आशीष गुप्ता डालेंगे। तब आपका नाम कुछ भी हो तो आपको नहीं डालना, उस जगह आपको नाम आशीष गुप्ता डालना है। लेकिन अगर प्रश्न में किसी तरह का नाम नहीं दिया गया है तो आप सिर्फ अपना नाम डालेंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र है, उसको देखिए। चौराहों पर भीख मांगते बच्चों को देखकर आपको कैसा लगता है? इस समस्या के समाधान के लिए अपने विचार पर एक पत्र द्वारा किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये एक संपादकीय पत्र है, जैसा कि अभी हमने भी किया, एक पहले भी संपादकीय पत्र था। औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में। तो संपादकीय पत्र है तो सीधे संपादक महोदय, दैनिक जागरण, दिल्ली, डेट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, 5/4/2000 जो भी आपका सन रहेगा उसमें आप लिखेंगे। फिर विषय आएगा भीख मांगने की समस्या के समाधान हेतु पत्र। तो ये आपका विषय है जिस विषय पे आप ये पत्र लिख रहे हैं। फिर सम्माननीय शब्द महोदय से हम शुरू करेंगे। क्या है? मैं आपके दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से समाज और सरकार का ध्यान भीख मांगने की समस्या की ओर ले जाना चाहता हूँ।
कल जब मैं सुबह के समय अपने विद्यालय जा रहा था तो मैंने देखा कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा सड़क के चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत दया आई, साथ ही दुख भी हुआ कि जिस आयु में उसे विद्यालय जाना चाहिए उस आयु में वह भीख मांग रहा है। हर रोज ना जाने कितने ऐसे बच्चे चौराहों पर भीख मांगते होंगे। बचपन बचाओ आंदोलन चलने के बावजूद भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है तथा उनका बचपन छीना जा रहा है। भीख मांगना भारत में एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान प्राथमिक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कठोर कानून बनने चाहिए। इसके संबंध में राज्य के अधिकारियों तथा एनजीओ की भागीदारी इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने में पूरी सहायक होगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में मेरे इस पत्र को अवश्य स्थान देंगे। तो ये पत्र यह है, संपादकीय पृष्ठ में छपना है, तो उन्होंने इसीलिए आग्रह किया है कि आप मेरे इस पत्र को समाचार पत्र में जरूर छापिएगा। धन्यवाद भवदीय काखागा, तो नीचे आप अपना नाम दे देंगे। ठीक, तो ये अब हमारा हो गया पत्र। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। क्या पूछा गया है? एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें सभी विद्यार्थियों के निर्धन बच्चों के लिए पुस्तक कोष में अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उदारता पूर्वक योगदान हेतु अनुरोध किया गया हो। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रश्न संख्या 16 में 2 सूचनाएं हमें तैयार करनी है। ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पहली सूचना तैयार करनी है कि जब हम पुरानी बुक जो है अपने स्कूल में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए डोनेट करते थे, तो इसकी सूचना जो है दी गई है डोनेशन के लिए। तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। सूचना हमेशा एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही बनाई जाती है। फिर ये सूचना किसके द्वारा जारी की गई है? वो है स्कूल के द्वारा। तो कौन सा स्कूल है? केंद्रीय विद्यालय द्वारका दिल्ली। तो इस जगह आप अपने अपने स्कूल्स का नाम भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। फिर अब ये चूंकि एक सूचना है तो हमने सूचना लिख दिया। जिस डेट को ये सूचना इशू हो रही है, अब ये डेट को लेकर फिर वही आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि डेट कौन सी डालेंगे। तो जिस दिन भी आपका पेपर है, आप जिस दिन भी इसे लिख रहे हैं वही डेट आपकी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, डेट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल 2000। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेट डालोगे। फिर आते हैं, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में निर्धन बच्चों के लिए एक पुस्तक कोष बनाया गया है जिसमें आप सभी अपनी इच्छा से अपनी पुरानी पुस्तकों को कोष में 10 अप्रैल 2000 तक प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक जमा करा सकते हैं। इन पुस्तकों को हम निर्धन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मंजू श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य। तो इस जगह आप लोग अपने प्रधानाचार्य का नाम दे सकते हैं। अब भाई बहुत सारी हम होते हैं, जैसे हम लोग अभी आप लोग 10th क्लास से 11th में चले जाएंगे तो 10th क्लास की बुक्स क्या करेंगे? तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्कूल ने इसका आपके लिए प्रावधान कर दिया कि आप वहाँ आके उसे डोनेट कर दीजिए, हम ज़रूरतमंद बच्चों को दे देंगे या उनको सेल करके जो पैसा मिलेगा वो ज़रूरतमंद बच्चों को में हम लगा देंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सूचना क्या है। आपको विद्यालय में एक बटुआ मिला है, यानी कि पर्स, जिसमें कुछ रुपयों के साथ कुछ जरूरी कार्ड भी हैं। छात्रों से इसके मालिक की पूछताछ और वापस पाने की प्रक्रिया बताते हुए 25 से 30 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। तो विद्यालय में एक बटुआ मिला है, अब वो बटुआ किसका है, किसी स्टूडेंट का है कि किसका है, इसकी एक सूचना आपको तैयार करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है जिसके द्वारा सूचना ये इशू हो रही है, उस संस्थान का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ स्कूल द्वारा इशू हो रही है राजकीय माध्यम विद्यालय आदर्श नगर दिल्ली। अब ये क्या है? ये एक सूचना है। अब दिनांक है 5 अप्रैल 2000 में। ठीक है, दिनांक डाल दी, दिनांक वही जिस दिन आप सूचना कर रहे हैं। फिर उसके बाद आए, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के खेल के मैदान में एक बटुआ मिला है जिसमें कुछ रुपयों के साथ जरूरी कार्ड भी हैं। जिसका भी यह हो वह अपना बटुआ, कक्षा तथा बटुए की पहचान, रुपए तथा कार्ड की संख्या बताकर प्रधानाचार्य के कक्ष से इसे वापस ले सकता है। अभय चौधरी, खेल अध्यापक। तो अब क्या है, बटुआ तो हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको बटुए की कुछ पहचान लेके जानी है। उसके अंदर जो कार्ड मिले हैं उसकी कार्ड की कार्ड संख्या जो है वो लेकर जानी है। आपको अपनी पहचान वगैरह सब लेकर वहां पर जाना है। तो ये हमारी एक सूचना तैयार हो गई। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। यहाँ पर हमें क्या है, 2 जो है विज्ञापन तैयार करने हैं। क्या तैयार करने हैं? 2 विज्ञापन है। तो दोनों में से कोई एक विज्ञापन आपको करना है।
तो चलिए देखें क्या क्या विज्ञापन है। सूती वस्त्र तैयार करने वाली कंपनी सुगम पैरहन की ओर से दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में तैयार करना है। अब क्या है, एक कंपनी है सुगम पैरहन, तो उसने जो है ना कुछ छूट दी है कपड़ों पर, तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स, विज्ञापन हमेशा एक बॉक्स के अंदर बनाएंगे, जैसे सूचना वैसे ही विज्ञापन हमेशा बॉक्स के अंदर करेंगे। अब चूंकि छूट दे रही है तो आप ये छूट जो है ऊपर हेड में डाल दोगे। एक आप पिक्चर भी बना सकते हो, क्योंकि कपड़े हैं तो कुछ कपड़ों की यहाँ पे पिक्चर बना देना। फिर क्या लिखेंगे, सुगम पैरहन कंपनी पेश करती है सूती वस्त्रों पर शानदार छूट। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, सभी वस्त्रों पर 50% की छूट है, सुंदर व आकर्षक डिजाइन है, आरामदायक है, सूती हैं तो आरामदायक रहेंगे, सभी वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। मतलब सभी वर्ग यानी बच्चे, पुरुष, स्त्री, बुजुर्ग, सभी के लिए कपड़े वहां पर उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, छूट सीमित समय के लिए, मतलब ज्यादा समय के लिए दी गई है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दी गई है। नोट, अब यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ ऑर्डर देकर भी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब वो अपना प्रमोशन भी तो करेंगे कि आप अगर यहाँ ऑर्डर दे दो तो वहाँ उससे भी आपके वस्त्र बन सकते हैं। अब हमें बताना है कि ये कंपनी है कहाँ, क्योंकि हमें एड्रेस तो बताना पड़ेगा तभी तो लोग आएंगे। तो क्या है, संपर्क करें सुगम पैरहन कंपनी, E411 शक्तिनगर दिल्ली। तो हमने अपनी दुकान का एड्रेस भी दे दिया। ठीक, ये हमारा एक विज्ञापन तैयार हो गया। अब दूसरे विज्ञापन में देखिए क्या है, दिल्ली पुस्तक मेला में भाग ले रहे स्वाति प्रकाशन की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार करना है। अब दिल्ली पुस्तक मेला लगा है, उसमें स्वाति प्रकाशन जो है वो भाग ले रहा है, तो उसके लिए एक विज्ञापन हमें तैयार करना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स जो मस्ट है वो आपको सबसे पहले बनाना है। जब हम रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे तो किसकी तरफ से है, ये स्वाति प्रकाशन, तो जाहिर सी बात है बोर्ड अक्षर में वो लिखेंगे। फिर कहाँ पे लगा है, ये दिल्ली पुस्तक मेला में। अब यहाँ साइड में हमें कुछ एडवर्टाइज जो मेन आकर्षण होते हैं उसके लिए, और पिक्चर, ये दो चीजें हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, स्वाति प्रकाशन इस वर्ष दिल्ली पुस्तक मेला में अपना स्टॉल लगा रहा है। आपको ये सूचना देनी है सभी को कि स्वाति प्रकाशन दिल्ली पुस्तक मेला में स्टॉल लगा रहा है। फिर इसका मुख्य आकर्षण क्या है, इस पुस्तक मेला में क्या आकर्षण है, आप किस तरह की पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। क्या है, CBSE बोर्ड की सभी कक्षाओं की पुस्तकें हैं। फिर उसके बाद है बच्चों के लिए शिक्षाप्रद व मनोरंजन पुस्तकें हैं जो उनका एंटरटेनमेंट करें। फिर है उच्च क्वालिटी है, इन पुस्तकों की जो बाइंडिंग है, जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे हैं। फिर है स्टेशनरी का सामान भी उपलब्ध है। अब स्टेशनरी जैसे पेंसिल, पेन, स्केल, स्केच पेन, ये सभी सारा सामान उपलब्ध है। आकर्षक विषयों पर आधारित पुस्तकें हैं, मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम खोजते हैं हमें आसानी से मिल जाए, तो वो विषय भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये पुस्तक मेला में कब से लग रहा है, आपको डेट बतानी पड़ेगी। ये 5 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये स्टॉल लगेगा पुस्तक मेला में। स्थान है प्रगति मैदान, हॉल नंबर 8 है। समय है प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक। संपर्क कहाँ करें, दुकान नंबर 7, दिल्ली पुस्तक मेला, फोन नंबर तो ये दे देंगे। तो इस तरीके से आपने एड्रेस भी दे दिया, विशेषताएं भी दे दी, और दूसरा आकर्षण क्या है, सभी पुस्तकों पर 15% की छूट है, यानी कि जो भी उसका प्रिंटिंग रेट होगा उस पर से आपको 15% जो है रिबेट मिलेगा, ये छूट है। तो ये हमारे दोनों विज्ञापन हो गए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 18। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। क्या है, एक मौलिक कथा लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न संख्या 18 में एक लघु कथा दी है और एक ईमेल दिया है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, जो आपको सही लगता है आप वो करोगे। ये प्रश्न है हमारा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर हमारे सामने एक उक्ति दी है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब इस तरह की कोई लघु कथा लिखने पे आता है तो सबसे पहले आपको उक्ति का अर्थ बताना है, फिर कथा बतानी है, फिर सीख बतानी है। ये सारी चीजें आपको लघु कथा में देनी पड़ती हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम उक्ति का अर्थ बताएंगे। क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी उक्ति का अर्थ है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। यह सर्वविदित है कि मानव अपने कर्मों के आधार पर ही फल भोगता है। सत्कर्मी तथा परिश्रमी मानव सदैव श्रेष्ठ लक्ष्यों
को प्राप्त करता है और बुरे कर्म करने वाला मानव सदैव कर्मानुरूप व्यर्थ भटकता रहता है। इसी विषय में संबंधित एक कथा प्रस्तुत है। मतलब जो जैसे जिस तरीके के काम करेगा उसको उसके वैसे ही फल मिलेंगे। अच्छे काम करोगे तो आपको हमेशा अच्छी चीज मिलेगी, आप बुरे कर्म करोगे, बुरे सोच रखोगे तो वैसा ही आपको मिलेगा। अब इस पर आधारित कथा है हमारे पास में। क्या है? दो भाई थे, दोनों कुशाग्र बुद्धि यानी कि बहुत तेज, शार्प माइंडेड जिसे हम बोलते हैं, परंतु दोनों के आचरण, व्यवहार और जीवन शैली में बहुत अंतर था। उसमें राम धैर्यवान व परिश्रमी था, परंतु राज अधीर, चंचल एवं आलसी था। उसके पिता ने उन्हें वार्षिक परीक्षा में श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण होने का लक्ष्य दिया ताकि दोनों का देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला हो सके। राम ने पूरी मेहनत और योजना के साथ पूरे समय परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा में प्रथम स्थान के साथ पास हुआ। तदुपरांत उसने श्रेष्ठ कॉलेज में भी दाखिला पाया और परिश्रम से प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में शानदार भविष्य बनाया। इसके विपरीत राज ने अपना समय व्यर्थ के कार्यों में व मित्र मंडली में व्यतीत किया, जिससे वह विद्यालय की परीक्षा तक उत्तीर्ण ना कर सका, यानी कि वो पास नहीं कर पाया। इस प्रकार राज ने खुद के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा लिया और राम कामयाबी की बुलंदियों को प्राप्त कर गया। दोनों ने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाया। इसलिए इस घटना में यह कहावत सिद्ध होती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भाई राम ने मेहनत करी तो वो IAS के भाग हो गया और दूसरे भाई ने नहीं करी तो वो क्या हो गया, वो बेकार भटकता रहा, इवन परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया। अब इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर उक्ति आएगी तो उक्ति के अर्थ के बाद आप कथा दोगे। अगर इस तरीके की कोई उक्ति नहीं है तो सीधे आप लघु कथा दोगे और उससे क्या आपको सीख मिली ये आप दे देंगे। चलिए अब अथवा करके हमारे पास दूसरा जो है वो क्या है, व्यापारिक संस्थान से पुस्तक मंगवाने के लिए एक ईमेल लिखना है। तो ईमेल तो बहुत आसान है, हम आपको पूरा फॉर्मेट बता चुके हैं, खाली स्टार्टिंग की 2-3 लाइन छोड़ के बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले जो हम लिखेंगे व्यापारिक संस्थान से पुस्तक मंगवाने के लिए ईमेल, हिंदी में हम लिख रहे हैं। प्रेषक यानी कि हम भेज रहे हैं इस ईमेल को, तो हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। फिर प्रेषित यानी कि जिसको भेज रहे हैं उसका, अब यहाँ पे कलर publication@mail.com, क्योंकि एक पब्लिकेशन को हम भेज रहे हैं तो उनका ईमेल एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ से हमारे पूरे ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वो एक औपचारिक पत्र की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विषय सबसे पहले डालेंगे पुस्तक मंगवाने हेतु। फिर सम्माननीय शब्दों के साथ हम शुरू करेंगे। प्रकाशक महोदय, निवेदन है कि हिंदी भाषा तरंग कक्षा 6 व 8 की पुस्तक की 700 प्रतियों की और आवश्यकता है, अतः हमारे संस्थान में पुस्तकों को भेजने की कृपा करें। पुस्तकों के पूरे मूल्य की कीमत गूगल पे के माध्यम से अदा कर दी गई है, जिसकी संलग्न रसीद इस मेल के साथ है। यानी कि इसकी जो रसीद है वो हम साथ में दे रहे हैं। फिर भवदीय काखागा, काखागा में आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखने के बाद नीचे अपना पूरा एड्रेस देंगे। डेट ऑप्शनल है, नहीं देना है तो मत दीजिए, क्योंकि जब हम मेल भेजते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, तो उसमें आपको डेट देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने फटाफट मेल भी लिख लिया। तो हमारा यहाँ पूरा सैम्पल पेपर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत आसान तरीके से हम कर रहे हैं। आप जितने आप सॉल्व करते जाओगे आपके लिए हर एक सैम्पल पेपर धीरे धीरे आगे आगे चल के आसान होता चला जाएगा। आगे और भी सैम्पल पेपर हैं, हम साथ में रहेंगे। तो मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही है। इस बुक्स को हमने और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे हम अभी सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो हमारी एक बुक हो गई सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। हमने अभी NCERT सोल्यूशन किए थे तो हमारी एक बुक हो गई NCERT सोल्यूशन बुक। इसलिए हमने अलग अलग कैटेगरीज आपके लिए रेडी कर दी है। इन बुक को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक फॉर्म है, उसे सबमिट करिए। जल्द ही हमारा एक टीम मेंबर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा इसके रिगार्डिंग। तो ये बुक भी प्राप्त कर लीजिए जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।